नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो विद्युत अपघटनी सेल की बची हुई प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बताया था, समझाया था। विद्युत अपघटनी सेल का डायग्राम बनाया था और मैंने जलीय HCl का विद्युत अपघटन किया था। विद्युत अपघटनीय सेल, हमने कहा था विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है उसको हम विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कह देते हैं। हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, हमने यहाँ एक बीकर ले लिया जिसको हमने वोल्टामीटर का नाम दिया और इसमें जलीय HCl ले ली, एक एक्वस HCl ले लिया, HCl तनु HCl का विलयन ले लिया और इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का धन सिरा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से जो लगा रहता है उसको हम एनोड के रूप में जानते हैं। यहाँ एनोड बच्चों प्लस होता है, धनात्मक होता है, और जो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रोड जुड़ता है उसको हम कैथोड के रूप में जानते हैं, जो कि माइनस होता है, ऋण इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता है। विद्यार्थियों, हमने ये देख लिया था कि इसमें क्या होता है, कैथोड और एनोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया होती है। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता था। एनोड पर ऑक्सीकरण से देखिए क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण से क्या होता है, जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो HCl अपघटित हो जाता। HCl कैसे अपघटित हो जाता है, अपने जलीय माध्यम में H+Aq और Cl -Aq में ऐसे अपघटित हो जाता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। विद्यार्थियों, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो Cl हाफ Cl2 में Cl एक्वस हाफ Cl2 गैस बनाती है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। तो यानी कि Cl- का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। स्टूडेंट्स, अगर हम कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर कैथोड पर अपचयन हो रहा है तो आपके पास H+ है। ये अब देखिए कैथोड ऋणात्मक होता है तो विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ये धनात्मक आवेश वाला है, इसलिए किसकी ओर गमन कर रहा है, कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड आपके पास क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। तो देखिए कैथोड यानी कि H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 गैस का उत्पादन कर देगा। विद्यार्थियों, इस विद्युत अपघटनी सेल में हमने क्या देखा था कि बाह्य परिपथ में धारा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत प्रवाहित होती है और इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें एनोड पर क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है, प्राप्त होती है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि HCl पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाए या विद्युत परिपथ ओपन ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक कि HCl पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाएगा या विद्युत परिपथ जो बंद था वो ओपन नहीं हो जाए किसी भी कारण से, तब जाकर आप कह सकते हैं कि आपकी ये प्रक्रिया रुक गई है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये रिएक्शन लिखवा दी थी, इसकी लैंग्वेज लिखवा दी थी और बस एक लाइन बची हुई थी जो मैं आपको नहीं लिखा पाया था, वो लाइन आप लिखेंगे। उसी वीडियो को देखने के बाद में आप लाइन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, नोट्स लिखते रहिए। मैं प्रॉपरली आपको नोट्स के अकॉर्डिंग में पढ़ाता जा रहा हूँ। आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए बच्चों, लिखिए आप, विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह
विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि आंतरिक परिपथ में आयनों का प्रवाह होता है, जबकि आंतरिक परिपथ में आयनों का प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि HCl पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता हो या परिपथ खुल नहीं जाता हो, क्योंकि बंद परिपथ में तो धारा बहेगी, इसलिए परिपथ खुल नहीं जाता हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका एक वैद्युत अपघटनी सेल। मैं समझूंगा कि ये आपकी पूरी जो कंसेप्चुअली बातें क्लियर हुई होगी। रिएक्शंस आपको ऑक्सीकरण अपचयन की याद रखनी पड़ती है स्टूडेंट्स। देखिए, इस क्वेश्चन को जब कंपटीशन में NaCl के लिए पूछा जाए तो बच्चों इस NaCl के लिए इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो किस वे में पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको एक कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास दो तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है, एक तो गलित सोडियम क्लोराइड है, एक लैंग्वेज तो क्या लिखी हुई है बच्चों आपके पास, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, NaCl का विद्युत अपघटन। स्टूडेंट्स, एक आपके पास लिखा हुआ है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर ऐसी लैंग्वेज आती है गलित NaCl का विद्युत अपघटन और आपसे पूछा जाए यदि गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर उत्सर्जित होने वाले पदार्थ के नाम बताइए। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर उत्सर्जित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। दोनों क्वेश्चन लगते एक जैसे हैं, लेकिन एक वर्ड का फर्क है, एक में गलित है और एक में जलीय है। गलित यहां पर देखिए पिघली अवस्था में है NaCl, तो स्टूडेंट्स देखिए NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो NaCl आयनों में टूट जाएगा बच्चों, NaCl आयनों में टूट जाएगा Na+ और Cl- आयनों। ठीक है, ये विद्युत अपघटन हम कर रहे हैं, NaCl का हमने विद्युत अपघटन किया। और बच्चों देखिए जलीय विलयन का ही हम विद्युत अपघटन करेंगे करने को तो, लेकिन ये गलित अवस्था में है तो Na+ और Cl- हमको बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स कैथोड और एनोड पर इनमें ऑक्सीकरण अपचयन वाली कंडीशन होगी, तो कैथोड पर सदैव क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण किए जाएंगे, आपको पता है सोडियम की नेचर तो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किए, लेकिन Cl की नेचर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। Cl की नेचर क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। तो देखिए जो Na+ है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि ये आयन बने हुए हैं, तो ये आयन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बना देंगे, सोडियम धातु। यानी कि कैथोड पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, सोडियम धातु प्राप्त हो जाएगी। अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पर बच्चों क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। स्टूडेंट्स अगर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो देखिए एनोड यानी कि अपने पास Cl- है, अब ये Cl- हाफ Cl2 बनाकर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो ये क्या बन गई, Cl2 गैस प्राप्त हो गई। हमको क्या प्राप्त हो गई, Cl2 गैस प्राप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स
अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो NaCl ने वास्तविकता में क्या बनाया, Na प्लस हाफ Cl2 बनाया। Na प्लस क्या बनाया, हाफ Cl2 बनाया। और जिसमें सोडियम धातु तो कहाँ प्राप्त हो गई, कैथोड पर प्राप्त हो गई, और Cl2 गैस कहाँ प्राप्त हो गई, एनोड पर हमको प्राप्त हो गई। तो कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन आता है कि गलत NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो बताइए कैथोड और एनोड पर प्राप्त होने वाले अवयव कौन कौन से हैं, या पदार्थ कौन कौन से हैं, या परमाणु कौन से हैं, अणु कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम और Cl2। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपके पास जलीय NaCl की बात आ गई। तो जलीय NaCl में क्या होगा, आपके पास NaCl का भी विद्युत अपघटन होगा, तो ये Na प्लस और Cl माइनस बनाएंगे। NaCl का भी अगर आप विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके ये विद्युत अपघटन आप कर रहे हैं, तो NaCl का विद्युत अपघटन इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, देखिए आप। लेकिन आपको पता है ये जलीय विलयन है, तो इसमें दूसरा जल भी होगा, इसका भी विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा। स्टूडेंट्स ये किस आयनों में टूटेंगे, H प्लस और OH माइनस आयनों में टूटेंगे। अब स्टूडेंट्स कैथोड और एनोड पर अपचयन होगा। अब सुनिए, कैथोड जो कि ऋणात्मक प्रकृति का होता है, अब ऋणात्मक प्रकृति का होता है तो इसकी तरफ धनात्मक आयन आएंगे, यानी कि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। अब अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। स्टूडेंट्स अब कैथोड की तरफ कौन कौन से आयन आएंगे, Na प्लस और H प्लस। Na प्लस और H प्लस दोनों आयन इस कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, लेकिन वो आयन सबसे ज्यादा अपचयित होगा जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स Na प्लस और H प्लस दोनों कहां पर चले जाते हैं, कैथोड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब दोनों में से कौन सा आयन अपचयित हो, ये इनके अपचयन विभव पर निर्भर करेगा। तो स्टूडेंट्स Na प्लस और H प्लस में से अपचयन विभव किसका ज्यादा है, H प्लस का। अब H प्लस का ज्यादा अपचयन विभव है क्योंकि अपचयित होने वाली धातु है, अपचयित होने वाले आयन है। तो देखिए आप, इसका अपचयन विभव ज्यादा, तो ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 गैस बना देगा, यानी कि कैथोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी बच्चों, H2 गैस उत्सर्जित होगी। अब आप सबको पता है एनोड पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि एनोड प्रकृति में कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो इसकी तरफ कौन से आयन आकर्षित होंगे, जो ऋण प्रकृति के होंगे, ऋणावेश प्रकृति के होंगे, यानी कि ऋणायन Cl माइनस और OH माइनस। अब बच्चों जो आयन सरलता से ऑक्सीकृत होंगे, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होगा, वो आयन सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब दोनों आयन पहुंचे एनोड के पास, एक Cl माइनस पहुंचा और एक OH माइनस पहुंचा, लेकिन जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा, यानी कि दोनों में से Cl माइनस का ऑक्सीकरण विभव बच्चों क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ऑक्सीकरण विभव का क्रम है। अब ऑक्सीकरण विभव Cl माइनस का ज्यादा है बच्चों, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव अगर Cl माइनस का ज्यादा है तो Cl माइनस Cl2 गैस में ऑक्सीकृत हो जाएगी, यानी कि Cl माइनस हाफ Cl2 गैस बना देगी और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगी। तो बताइए, अब आपसे पूछे कोई कि कैथोड और एनोड पर हमको क्या मिला, इसमें अगर जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ इसमें, तो हम कहेंगे कि जलीय NaCl की विद्युत अपघटन पर हमको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई और एनोड पर हमको Cl2 गैस प्राप्त हुई। जबकि जलीय NaCl में H2 का कोई रोल नजर नहीं आ रहा, NaCl को देखेंगे तो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन लाइन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
अगर हम विद्युत अपघटन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जाम्पल और नोट कर लिया। ये एग्जाम्पल है विद्युत अपघटनी सेल के, एग्जाम्पल 1 और 2, एग्जाम्पल 1 और 2। इसको आप प्रॉपरली नोट कर ले विद्यार्थियों। ऐसे कैसे बिल्कुल नोट करेंगे, आप दो अलग अलग बातें इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं आपसे अगले मैटर की बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के नियम। विद्यार्थियों, विद्युत अपघटन के नियम देने वाला वैज्ञानिक था माइकल फेराडे। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने के लिए फेराडे ने दो नियम दिए, जिसको हम फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। फेराडे का प्रथम नियम, स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में कहे तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फ्लोप, रूली फ्लोप है फेराडे का प्रथम नियम। चलिए बच्चों इस नियम में बात कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक कोई विद्युत अपघटनी सेल है, ये कोई एक विद्युत अपघटनी सेल है। ये समझने के हिसाब से हम बना रहे हैं, ये एक कोई विद्युत अपघटनी सेल है, एनोड और कैथोड के रूप में ये काम कर रहे हैं। और इसमें हमने जैसे तनु एस सेल का ही विलयन भर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सुनना, इन्होंने फेराडे ने क्या कहा था अपने पहले नियम में। फेराडे के नियम अनुसार, फेराडे के नियम अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित द्रव्यमान या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित द्रव्यमान, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित द्रव्यमान प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। माना विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश या धारा की मात्रा Q हो, क्या हो, Q, जिससे इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित द्रव्यमान M हो, एकत्रित द्रव्यमान क्या हो, M हो। तो फेराडे के प्रथम नियम अनुसार M समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा। M समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा। बच्चों आप सभी बच्चे जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, धारा इंटू समय। तो M समानुपाती भी क्या हो सकता है, I टी। बच्चों जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते कौन कोई नियतांक आता है, ये M बराबर WI टी। स्टूडेंट्स यहाँ W पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है, ये क्या है W, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, W बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। स्टूडेंट्स ये आरबीएससी के अकॉर्डिंग है,
अगर इसको पहले वाली एनसीईआरटी में जोड़ते हैं तो वहां W समानुपाती Q होता था। W समानुपाती Q होता था। पदार्थ का जो निक्षेपित द्रव्यमान था उसको W से बताते थे, अब की बार हम M से बता रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स अभी जो पढ़ रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग लिखना, गलत मत कर देना। अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख दिया और किसी टीचर ने गलत कर दिया तो बेटा गलत ही माना जाएगा। आपको M प्रोपोर्शनल Q के बेस पे ही लिखना है। स्टूडेंट्स W बराबर हो गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझिए, अगर मैं I बराबर 1 एम्पियर कर दूं और T बराबर 1 सेकंड कर दूं तो बच्चों M बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अर्थात यहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा निकल गई। यदि किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा निकल गई। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्योंकि हमने धारा 1 एम्पियर कर दी, समय 1 सेकंड कर दिया, तो M का मान ही क्या होगा, W होगा। विद्यार्थियों M बराबर W हो गया। आपसे कोई W का मात्रक पूछे, W का मात्रक पूछे तो W का मात्रक आप कहां से निकाल सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा M बटा IT। M बटा IT, IT कुलाम है, M क्या है, ग्राम। द्रव्यमान किस में ले रहे हैं हम, ग्राम में ले रहे हैं, और IT आपके पास क्या है, कुलाम। तो ग्राम पर कुलाम इसकी यूनिट हो जाएगी, ग्राम पर कुलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स क्लियर? कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हुई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई। आप इसको दूसरे वीडियो में कभी भी समझा सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लिख सकते हैं। आप जरूर पूछें, क्योंकि हमें अपनी कमियां पता चलेगी तो हम इस चीज को समझेंगे। तो स्टूडेंट डालिए, फर्स्ट टॉपिक डालो, विद्युत अपघटन के नियम टॉपिक डालो और इसमें लिखो माइकल फेराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम प्रतिपादित किए। विद्युत अपघटन के 2 नियम प्रतिपादित किए जिन्हें फेराडे का प्रथम व द्वितीय नियम कहते हैं, जिन्हें फेराडे का प्रथम व द्वितीय नियम कहते हैं। विद्यार्थियों फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, आप फेराडे के प्रथम नियम लिखिए। इस नियमानुसार किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मतलब जमा होना होता है बेटा, निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही फेराडे का प्रथम नियम है। बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना विद्युत धारा की मात्रा Q विलयन में प्रवाहित करने पर कैथोड इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान स्मॉल m है।
स्मॉल m है। अतः फेराडे के नियमानुसार, अतः फेराडे के प्रथम नियमानुसार m प्रोपोर्शनल q, साइड में लिखिए q बराबर I इंटू टी, अतः m प्रोपोर्शनल I टी। अगली स्टेप में लिखेंगे m बराबर w I टी। देखिए यहां W विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यहां W विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अगली स्टेप में लिखना बच्चों, यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड हो तो M बराबर W होगा। M बराबर क्या होगा? W होगा। अब छोटा सा सब टॉपिक बना के लिखो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा इसमें लिखे, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में एक कूलोम आवेश या 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। स्टूडेंट्स ये परिभाषा हो गई। अब आगे छोटा सा सब टॉपिक बना के लिखो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, तो मात्रक कैसे निकालोगे बच्चों? W बराबर m बटा आई टी या m बटा क्यू। W बराबर m बटा आई टी या m बटा क्यू। अब m का मात्रक ग्राम और q का मात्रक कूलाम, तो ऐसे लिख लो बच्चों, W बराबर m बटा आई टी बराबर m बटा क्यू बराबर ग्राम बटा कूलाम, ग्राम बटा कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए फेराडे का प्रथम नियम 2020 में आ चुका है। 2020 में फेराडे का प्रथम नियम पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखना। ये 2020 में आ चुका है, लेकिन ये नहीं समझे कि इसमें से दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको आप बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी आप याद रखें कि आपने m समानुपाती क्यू किया है, m समानुपाती क्यू किया है। आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दे, क्योंकि ये फॉर फ्यूचर में हमको काम आएगी। ये इक्वेशन 1 है। स्टूडेंट्स ये फेराडे का प्रथम नियम था, डायग्राम की आपको यहाँ जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम दूसरा नियम लेते हैं, फेराडे का द्वितीय नियम। विद्यार्थियों फेराडे का द्वितीय नियम बहुत अच्छा है और इन दोनों नियमों की मदद से हम विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझते हैं। फेराडे का द्वितीय नियम, स्टूडेंट्स फेराडे के द्वितीय नियम को शॉर्ट में अगर समझे तो सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, SLOF, फेराडे का द्वितीय नियम। बच्चों इसमें एक स्टेटमेंट है, फेराडे का द्वितीय नियम का स्टेटमेंट सुनिए, फिर बातें कर लेंगे अपन। फेराडे के द्वितीय नियम अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मान की धारा समान समय, या आप इसको बोल सकते हैं समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की जाती है
तो कैथोड इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान, कैथोड इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान परमाणुओं के तुल्यांकी भारों के, उनके परमाणुओं के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। बच्चों, माना कि फैराडे का नियम जो कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट जो कहना चाह रहा है, एम समानुपाती ई कहना चाह रहा है, एम समानुपाती ई कहना चाह रहा है। अगर आपने समान मान की विद्युत धारा समान समय के लिए I और T अगर आपने इक्वल कर दिए, जब I और T आप अगर इक्वल कर रहे हैं, समान कर रहे हैं, लेकिन विद्युत अपघट्यों का विलयन आपके लिए भिन्न भिन्न है, तो उस परिस्थिति में जो M होगा वो E के समानुपाती होगा। विद्यार्थियों, इसको आप डायग्राम से समझे और क्लियर हो जाएगी बात। देखिए, आपके पास क्या है, तीन अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन है। ये तीन विद्युत अपघट्य हैं और इन तीनों में कैथोड एनोड की प्लेटें लगी हुई है। यहां पर जरूर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यहां पर जरूर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसमें H2SO4 का विलयन भरा हुआ है, इसमें H2SO4 का विलयन भरा हुआ है। यहाँ विद्युत अपघट्य H2SO4 है, यहाँ विद्युत अपघट्य सिल्वर नाइट्रेट का ले लेंगे, यहाँ विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का ले लेंगे। और स्टूडेंट्स, ये तीनों विद्युत अपघट्य हैं, इनका कनेक्शन देखिए। ये इसमें कैथोड होता है, ये इसमें एनोड होता है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और इसका कनेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट प्लेटिनम से होगा। विद्यार्थियों, इसमें क्या करेंगे अपन, इस एनोड को तो बाह्य परिपथ में बैटरी से, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और इसको तीसरे वाले विद्युत अपघट्य को ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। और स्टूडेंट्स, धारा इसमें ऐसे बहती है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे जाएंगे। अब देखिए, इसके इलेक्ट्रोड को इससे जोड़ देंगे, यानी इसके कैथोड को इसके एनोड से, और इसके कैथोड को इस प्लेटिनम से जोड़ दिया जाता है। ये प्लेटिनम से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ एनोड का काम करेगा। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, आप यहां से समान मान की धारा I, इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट होंगे, सॉरी, धारा अगर इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या रहेगी, जस्ट अपोजिट रहेगी। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे होगा अगर धारा इस तरह से बह रही है। अब जैसे आपने समान मान की धारा इन तीनों विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित की, तो बच्चों, इनके कैथोड पर निक्षेपित जो द्रव्यमान होंगे, कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान होंगे, ये इनके संगत तुल्यांकी भारों के अनुपात में होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि Ag है, सिल्वर का ही मैं ले लेता हूं एग्जांपल, कि सिल्वर की मात्रा बराबर सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान, सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार। ऐसे ही मैंने सिल्वर को ले लिया तो कॉपर का ले लेता हूं मैं, सिल्वर के रूप में मैंने अगर इसको बताया तो हम कॉपर के रूप में भी बता सकते हैं बच्चों, कॉपर के रूप में भी इसको बता सकते हैं। तो देखिए, जब हमने सिल्वर की मात्रा जो सिल्वर की मात्रा कैथोड इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई है, तो निक्षेपित सिल्वर की मात्रा जो होगी वो किसके तुल्य होगी बच्चों, सिल्वर का तुल्यांकी भार। ऐसे ही दूसरा अगर हम कॉपर का लेते हैं तो निक्षेपित कॉपर की मात्रा वो किसके तुल्य हो जाएगी, बटा कॉपर का तुल्यांकी भार,
कॉपर के तुल्यांक की भार के तुल्य हो जाएगी। सपोज करें निक्षेपित सिल्वर की मात्रा M1 है और इसके संगत सिल्वर का तुल्यांक की भार E1 है और निक्षेपित कॉपर की मात्रा M2 है और ये क्या है E2 है। तो बताओ M समानुपाती E हुआ कि नहीं हुआ? M समानुपाती E हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि M किसके समानुपाती है? E के समानुपाती है। यही तो फेराडे का द्वितीय नियम है कि अगर आप समान आवेश की मात्रा या विद्युत धारा की मात्रा एक समान तीनों विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित द्रव्यमान उनके संगत तुल्यांक की भारों के तुल्य होता है या बराबर होता है या समानुपाती होता है। यानी कि M समानुपाती क्या है? E है। M समानुपाती क्या है बच्चों? E है। ये नियम यही समझा रहा है, ये नियम यही समझा रहा है स्टूडेंट्स। तो हमें इससे पता चला कि M समानुपाती E है। अब हम ये जानते हैं कि जो M है वो तो Q के भी समानुपाती था, M तो Q के भी समानुपाती था। यानी कि आपको पता है कि M इसमें M1 इक्वल टू क्या होता है? W1IT और M2 इक्वल टू क्या होता है? W2IT। ये कहां से लिया मैंने? ये फेराडे के प्रथम नियम से लिया। M1 अपन M2 बराबर क्या होता है? M1 और M2 बराबर क्या होता है? W1IT और M2 बराबर W2IT होता है। तो अगर हम M1 और M2 को एक की जगह पर W1IT और W2IT लिख देंगे तो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? W1 अपॉन W2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि M1 अपॉन M2 जो E1 अपॉन E2 के तुल्य था वो W1 अपॉन W2 के भी तुल्य होगा। W1 अपॉन W2 के भी तुल्य होगा। स्टूडेंट्स अब आप देखिए अब देखो M और E में तो पहले से रिलेशन था, अब E और W में भी रिलेशन हो गया, अब क्या पता चल रहा है कि E समानुपाती क्या हो गया? W हो गया। E समानुपाती क्या हो गया बच्चों? W हो गया। अब बच्चों E समानुपाती W बोलो या W समानुपाती E बोलो, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। W समानुपाती E बोलोगे। अब स्टूडेंट्स W समानुपाती E बोला मैंने या E समानुपाती W बोला, तो अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो कोई नियतांक आएगा, यानी Q आएगा, यहां Q आएगा। ये Q क्या है? यहां पर फेराडे नियतांक है, या Q की जगह पर F ले लीजिए आप। फेराडे नियतांक को F से बताते हैं, Q की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं? F लगा सकते हैं। तो बच्चों W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर E बटा F। W बराबर क्या हो जाएगा? E बटा F हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? E बटा F हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब आपके पास W बराबर E बटा F हो चुका है, तो याद करो फेराडे का प्रथम नियम क्या था? M बराबर WIT था। फेराडे का प्रथम नियम क्या था? M बराबर WIT और W बराबर क्या है? EF है। तो बच्चों M बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू I इंटू T बटा नीचे क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। F क्या है स्टूडेंट्स? F क्या है यहाँ पर? F है फेराडे नियतांक। क्या है बच्चों? F है फेराडे नियतांक। आप सभी को पता होगा जो फेराडे नियतांक है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। जो फेराडे नियतांक है, एक फेराडे का मान 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के तुल्य होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बच्चों 96,500 कूलाम। आपको फिजिक्स वाले सर ने जरूर बताया होगा। 1 मोल फेराडे का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 96,500 कूलाम।
तो स्टूडेंट्स F का मान 96,500 कूलम होगा। कोई भी परमाणु या पदार्थ देंगे उसका तुल्यांकी भार आपको पता होगा। I और T का मान दे दिया जाएगा, तो कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। ये फॉर्मूला आपके लिए न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फेराडे का द्वितीय नियम। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये नियम समझाया है, अभी मैं लिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आपको दोबारा और एक मौका मिलेगा, दोबारा और समझने का मौका मिलेगा। तब तक आप इंतजार करिए, फेराडे के द्वितीय नियम को पढ़ने का, लिखने का मौका आपको मिलेगा। अभी केवल आप फेराडे का प्रथम नियम इसमें से लिख सकते हैं। फेराडे के द्वितीय नियम को आपको अगले वीडियो में हम लिखाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप सभी इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहें और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।